हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू बेलमानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंडर द ग्रीन लाइट। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सिटी में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश में हमारा मेन लीड अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था और रास्ते में वो किसी पर्सन से कॉल पर बात करते हुए पूछता है, मैं बस आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम इस एक्सपेंसिव लैंड को कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट या बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ नहीं करोगी? इसकी बजाय तुम इस लैंड पर एक आर्ट म्यूजियम बनाने का प्लान कर रही हो। ये तो पता चल ही रहा है कि तुम्हें इस टाइम पैसों की तंगी है, लेकिन आखिर किस वजह से तुम बार बार मुझे इस प्लान को पूरा करने पर इंसिस्ट कर रही हो? जिसे सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से कोई पर्सन बोलता है, तुम बदमाश बच्चे कहेंगे, तुम्हें कब से अपना काम करने के लिए रीज़न की ज़रूरत पड़ने लगी? चलो अब अपनी फजूल बातें करना बंद करो और जो कोई भी इस लैंड में इन्वॉल्व है उसे कंस्ट्रक्शन राइट हासिल करो। जिसे सुनकर हमारा मेन लीड स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, मैडम चेयरमैन, मैं ये ठीक से देख पा रहा हूँ कि आप में अभी भी मैनर्स की कमी है। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से गैंग की सारी कंप्लेंट्स मुझे ही सुननी पड़ती हैं। जिस पर मैडम चेयरवुमन रिप्लाई करती है कि अपना मुंह बंद रखो। बस इस बात को ध्यान में रखो कि अगर किसी और कंपनी को कंस्ट्रक्शन राइट मिल जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे ये भी ना दिला पाए तो तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। जिस पर हमारा मेन लीड इरिटेट सा फेस बनाते हुए मोबाइल को फेंक देता है और मन में सोचने लगता है, आखिर ये क्या था। ऑफ कोर्स वो इतना इजीली मुझे अपने रीजंस एक्सप्लेन नहीं करने वाली। ये सोचते हुए वो कार में बैठे अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। जिस पर वो कार को एक कैफ़े के सामने रोकते हैं और उनमें से एक पर्सन उतरकर कॉफ़ी लेने जाता है। ऐसे ही वो पर्सन कैफ़े का डोर ओपन करता है तो अंदर से एक लेडी स्माइल करते हुए उसे वेलकम बोलती है। वो पर्सन एक अमेरिकानो ऑर्डर करता है, जिस पर काउंटर पर खड़ा पर्सन उसे बोलता है, श्योर प्लीज़ थोड़ी देर वेट करें। गाइस, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकंड मेन लीड है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपने डेली एक्सपेंसेस को उठाने के लिए वो इस कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता है। वो उस पर्सन से बोलता है, ठीक है बस थोड़ी देर वेट करें बोलकर वो कॉफ़ी रेडी करने लगता है। हम उस पर्सन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह लग रहा था। उसके हेड पर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन टैटू था। थोड़ी ही देर में हमारा सेकंड मेन लीड कॉफ़ी रेडी करने के बाद उसे दे देता है, जिस पर वो पर्सन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने बॉस यानी कि हमारे फर्स्ट मेन लीड को कॉफ़ी दे देता है। हमारे फर्स्ट मेन लीड को ये इतनी अच्छी नहीं लगी थी, जिस पर वो मुंह बनाने लगता है कि ये कितनी बेकार सी है। लेकिन इतने में हमारे सेकंड मेन लीड मैथ्यू की नज़र हमारे फर्स्ट मेन लीड पर पड़ती है, जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसे ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर हमारे फर्स्ट मेन लीड की भी नज़र उस पर पड़ती है। वो दोनों काफ़ी गौर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों के दरमियान एक ग्लास वॉल थी। मैथ्यू कैफ़े के अंदर खड़ा था और हमारा फर्स्ट मेन लीड कैफ़े के बाहर। इतने में वही पर्सन आकर उसे बोलता है कि बॉस ट्रैक्टर हाउस से मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। जिसे सुनकर हमारा फर्स्ट मेन लीड कॉफ़ी वहीं पर फेंक देता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए और साथ ही कार में बैठते हुए सभी को वहाँ से चलने का बोलता है। हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि भागते हुए कैफे से बाहर निकला था, लेकिन इससे पहले कि वो हमारे फर्स्ट मेन लीड से मिल पाता वो तो वहाँ से जा चुका था। वो बस वहाँ बारिश में खड़ा कार को दूर जाते हुए देख रहा था और उसे देखते हुए आहिस्ता से बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो फौरन ही कैफे के अंदर जाकर ओनर से पूछता है कि क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ। जिस पर वो लेडी उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, दोबारा से तुम्हें कोई अर्जेंट असाइनमेंट पूरी करनी है। इस पर मैथ्यू हमारे मेन लीड को सोचते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ मेरी असाइनमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी से एप्रन उतार देता है और अपना बैग लेकर वहाँ से जाते हुए बोलता है, कल मैं जल्दी आ जाऊँगा और रात तक काम करूँगा। जिस पर वो लेडी बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। मैथ्यू तो उसकी बात का रिप्लाई करने की बजाय जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है, पर वो लेडी उसे बाय करते हुए अपना ध्यान रखने का बोलती है। इसके बाद हम म्यूजियम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैथ्यू काफ़ी तेज़ी से भागते हुए म्यूजियम में एंटर करता है। टाइम इतनी तेज़ी से भागने की वजह से उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी।
वो जल्दी जल्दी से एग्जीबिशन हॉल में एंटर करता है और जैसे ही वो उस हॉल में एंटर हुआ था, उसकी नज़र अपने सामने खड़े हमारे फर्स्ट मेन लीड पर पड़ती है, जो कि वहाँ खड़ा काफ़ी गौर से म्यूजियम के आर्ट पीस को देख रहा था। एक पर्सन आर्ट पीस के पास खड़ा उसके बारे में लोगों को बता रहा था कि जैसा कि अब में से ज़्यादा लोग पहले ही जानते हैं कि वेंडरबिल्ट 18th सेंचुरी के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने इस स्कल्पचर को बनाया है, लेकिन आज का एग्जीबिशन कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि पूरे 20 साल बाद उनके आर्ट पीस को लोगों को दिखाया जा रहा है। यह स्कल्पचर वेंडरबिल्ट के लवर का है और इस फेमस आर्ट पीस का नाम है एल्बर्ट ऑफ मैंडलिन आइसलैंड। ज़्यादातर इसे द एल्बर्ट स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। इस मास्टरपीस को क्रिएट करने के लिए एल्बर्ट ने मॉडल का काम किया है, जो कि वेंडरबिल्ट का लवर था। इस पूरे टाइम में मैथ्यू की नज़र सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन लीड पर थी। वो बस ब्लश करते हुए काफ़ी गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। वो दोनों उसी आर्ट पीस के बिल्कुल सामने खड़े थे। होस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वेंडरबिल्ट एल्बर्ट की आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। इस स्टैचू को एल्बर्ट की डेथ के बाद कंप्लीट किया गया है। इस मास्टरपीस की परफेक्शन को देखकर पता चलता है कि वेंडरबिल्ट एल्बर्ट से कितना ज़्यादा प्यार करता था। एल्बर्ट ने काफ़ी ब्यूटीफुली अपने लव को इस ग्रेट आर्ट वर्क में उतार दिया। तो ठीक है, अब आप सभी इस एग्जीबिशन को एंजॉय करें। तो चलिए बाद में मिलते हैं। ये बोलकर होस्ट वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू अभी भी हमारे मेन लीड को ही देखे जा रहा था, पर वो भी उसे नोटिस कर लेता है। वो बिना मैथ्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, जिस तरह से तुम गोरे हो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये काफ़ी अच्छा लगा। तुम जो भी देख रहे हो क्या तुम्हें वो अच्छा लगा? जिस पर मैथ्यू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे अच्छा लगा, और तुम्हें? ये बोलते हुए वो उसके क्लोज चला जाता है, जिस पर हमारा मेन लीड आर्ट पीस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये आर्ट पीस काफ़ी ब्यूटीफुल और एलिगेंट है। देखने में तो ये शानदार लग रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस वेंडरबिल्ट फेमस आर्टिस्ट के बारे में यही जानता हूँ कि वो बहुत से मेंस के साथ सो चुका है। जिस पर मैथ्यू उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि चाहे देखने में ये एक न्यूड पीस लग रहा है, लेकिन अगर तुम ठीक से इसे देखो तो तुम्हें इसमें और भी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। जिस पर हमारा फर्स्ट मेन लीड रिप्लाई करता है, पता नहीं तुम्हें ये देखकर कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन ये भी सही कहा गया है कि ब्यूटी तो देखने वाले की नज़रों में होती है। मेरी नज़रों में ये कुछ भी नहीं सिवाय एक ऐसे आर्ट पीस के जिसमें दो मैन एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके मुंह से ये बात सुनकर मैथ्यू ब्लश करने लगता है। इतने में वो दोबारा से बोलता है, क्यों ना अब हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जान लें। इसकी ये बात सुनकर मैथ्यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमारा फर्स्ट मेन लीड तो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इतने में ही उसका सबऑर्डिनेट आगे बढ़कर मैथ्यू को पकड़ लेता है। उन्होंने मैथ्यू को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इस पर हमारा फर्स्ट मेन लीड उससे पूछता है, तुम तो उसी कैफे में काम कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो या क्या तुम पुलिस वाले हो? इस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं, मैं बस एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। इस पर उसका सबऑर्डिनेट उसे बालों से पकड़कर टॉर्चर करते हुए पूछता है, क्यों ना अब तुम जल्दी से सच बताना शुरू करो। इस पर मैथ्यू उसे बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ। जिस पर हमारा फर्स्ट मेन लीड उसके पास आते हुए उसके फेस पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, तुम इतनी दूर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? और साथ ही उसके कॉलर से पकड़कर उसे खींचते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं तुम इस चीज़ को मुझे कैसे एक्सप्लेन करते हो। हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने पर भी मैथ्यू के फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। वो कुछ देर सोचने के बाद उससे बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जिसे सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है कि क्या? इस पर मैथ्यू उसके फेस के क्लोज जाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जिसके ऐसा करने पर हमारा फर्स्ट मैन लीड हंसने लगता है और स्माइल करते हुए उसे बोलता है, सच में तुम्हें कुछ तो बात है। ये बोलते हुए वो उसका कॉलर को छोड़कर अपने सबऑर्डिनेट से उसकी तलाशी लेने का बोलता है, पर वो यस बॉस बोलकर मैथ्यू का बैग पकड़ लेता है और उसे सर्च करते हुए उस बैग में मौजूद सारी चीज़ों को नीचे फेंक देता है। हम देख पाते हैं कि उस बैग में वाकई बुक्स और कॉलेज का कुछ सामान था। जिसे चेक करते हुए वो पर्सन बोलता है, इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और ना ही कोई सस्पिशियस चीज़।
गन, नाइफ और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इतने में हमारे मेन लीड की नज़र उसके वॉलेट पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर उसका वॉलेट उठाकर उसमें से उसकी आईडी देखने लगता है। मैथ्यू फ्राइनर, तुम तो फाइन आर्ट स्कूल के स्कल्पचर मेजर के एक स्टूडेंट हो। जिस पर उसका दूसरा सबऑर्डिनेट मैथ्यू को पकड़ते हुए बोलता है, बॉस आपके साथ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसे ट्रिक यूज़ करके आपको हर्ट करने का ट्राई किया है। ये यकीनन एक अंडरकवर पुलिस वाला होगा। जिस पर वो उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, चलो ठीक है, बस अब इसे जाने दो। जिसे सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक जाता है। जिस पर उसका दूसरा सबऑर्डिनेट भी हैरान होते हुए बोलता है, बॉस क्या आप इसे ऐसे ही जाने देंगे? जिस पर वो उससे बोलता है, कहीं तुम बिना किसी एविडेंस के इसे टॉर्चर करने का तो नहीं सोच रहे? क्या लगता है कि क्या हम यहाँ अपनी गैंग की पावर का शो ऑफ करने आए हैं? गैंग का नाम सुनकर उसका सबऑर्डिनेट ऑकवर्ड होते हुए कफ करने लगता है और साथ ही मैथ्यू के बैग को फेंक देता है और मैथ्यू से बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तुम्हारा लकी दिन है। मगर मैथ्यू तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वैसे ही अपना सर झुकाए वहाँ पर बिखरी अपनी चीज़ों को समेटते हुए बैग में रखने लगता है। और फिर सारा कुछ रखने के बाद अपना बैग उठाता है और हमारे मेन लीड को एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। इसके ऐसे रिएक्शन को वो काफ़ी गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके इस बिहेवियर की वजह से वो हमारे मेन लीड की अटेंशन हासिल करने में कामयाब रहा है। इतने में उन्हें कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ पर्सन बोलता है, ओ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। डायरेक्टर जिनको वेट करवाने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। फर्स्ट टाइम हमें हमारे मेन लीड का नाम पता चलता है, जो कि है जिन। बाद से मैं उसे जिन ही बुलाऊंगी। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद पर्सन बोलता है, क्योंकि कॉल फ्रॉम काफ़ी देर तक चलने वाला है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं आ सकता। जिसे सुनकर उसका सब ऑर्डिनेट उसे बताता है कि सर डायरेक्टर हु बोल रहे हैं कि वो आज मीटिंग नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम इस मीटिंग को कल करें। इसे सुनकर उसका दूसरा सबऑर्डिनेट गुस्से से बोलता है, क्या वो बस गोल्फ खेलने के लिए हमारे बॉस को वेट करा रहा है? लेकिन जिनको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। वो स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। उसे बता दो कि हम कल दोबारा आ जाएंगे। ये बोलकर वो मैथ्यू की तरफ देखता है, जो कि वहाँ से जा रहा था। उसे देखते हुए वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, आई गेस कि मुझे फन करने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया है। और फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सक्यूज करके मैथ्यू के पीछे पीछे जाने लगता है। मुझे एग्जीबिशन को ज़रा अच्छे से देखना है, क्यों ना तुम लोग कार में जाकर मेरा वेट करो। हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ा था। वो मिरर में खुद को देखते हुए गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने का ट्राई कर रहा था। इतने में वॉशरूम का डोर ओपन होता है। वहाँ पर जिन था, जो कि उसे देखते हुए बोलता है, हे पार्ट टाइमर। जैसे ऐसे अपने सामने देखकर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जिन अंदर आते हुए उसे बोलता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो क्यों ना हम दोनों कुछ बात कर लें, बस हम दोनों ही। ये बोलते हुए वो फौरन ही उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है। वो मैथ्यू को वॉल के साथ पिन करके उसे टच करने लगता है। फिर मैथ्यू उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन जिन तो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस पर मैथ्यू उसे खुद से दूर पुश करते हुए बोलता है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जिस पर जिन उससे पूछता है, अगर तुम्हारा कहने का ये मतलब नहीं था तो तुम क्या कहना चाहते थे? से तुम्हारी बॉडी को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, क्या ये मेरी वजह से रिएक्ट कर रही है? अगर ये मेरी वजह से है तो आई गेस मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इस पर मैथ्यू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जब जिनको रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उसकी नेक पर बाइट करते हुए उसे बोलता है, अब तुम बोल क्यों नहीं रहे? इस पर मैथ्यू आहिस्ता से बोलता है, वो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं नॉर्मली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जिस पर जिन उसे नोटी वे में बोलता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? ये बोलते हुए वो नोटी वे में उसे टच करने लगता है। इस पर मैथ्यू उसे रोकते हुए बोलता है, वो ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है, सो मुझे नहीं पता। जिस पर जन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, ओह तो क्या ये एक न्यूबी है? और फिर उसकी क्लोज आते हुए उससे पूछता है, तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो तुमने आज तक ऐसा कैसे नहीं किया? क्या तुम में कोई गड़बड़ है? उसे गौर से देखते हुए सोचने लगता है, ऐसा पर्सन जो हेल्थी और अट्रैक्टिव दोनों है,
तो अभी तक उसने ऐसा कैसे नहीं किया होगा। और उससे बोलता है अगर तुम ऐसा बोलकर मुझे अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन मैथ्यू तो उसके टच करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो आहिस्ता से उसे बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैंने ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया, सो प्लीज़ मेरे साथ ज़्यादा हार्श मत हो। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन भी एक्साइटेड होने लगता है और वो भी उसे खुद को टच करने का बोलता है और फिर वो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक दूसरे के सामने बैठा देखते हैं जहाँ पर जिनू से बोलता है मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारा नाम मैथ्यू है ना। फिर मैथ्यू से बोलता है हाँ, और फिर उससे पूछता है क्या क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। जिस पर चेन नोटी वे में उसके एज के क्लोज आकर बोलता है मैथ्यू पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्या हमें दोबारा मिलना चाहिए। ये बोलकर वो मैथ्यू को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। म्यूजियम के बाहर उसके सबऑर्डिनेट्स उसका वेट कर रहे थे। उसे अपने सामने देखकर एक सबऑर्डिनेट जल्दी से आगे बढ़कर कार के डोर को ओपन करता है और उससे बोलता है बॉस, जितना हमने सोचा था आपने तो उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया। जिस पर वो बोलता है क्या सच में। फिर वो भी कार में बैठ जाता है और जेन के मूड को देखते हुए बोलता है बॉस, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एग्जीबिशन देखना बेकार नहीं गया। जिस पर जेन सिगरेट लगाते हुए मैथ्यू के फेस को याद करके बोलता है सच में वो देखने के काबिल था। वो यहाँ पर एग्जीबिशन की नहीं बल्कि मैथ्यू की बात कर रहा था और फिर स्मोक करते हुए सोचने लगता है सच में वो नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर काफ़ी देर बाद आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिसे देखकर उसका सबऑर्डिनेट बोलता है वैसे मुझे आर्ट के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो सब कमाल के हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता है। पर जिनू से पूछता है सैंची, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही अगर तुम्हें सड़क के किनारे कोई लॉटरी टिकट मिल जाए तो उसके विन होने के कितने ज़्यादा चांसेस होंगे। जिस पर वो ड्राइव करते हुए मिरर से देखकर बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जीतूंगा या नहीं ये सब लक पर डिपेंड करता है। जिसकी ये बात सुनकर मैथ्यू स्माइल करते हुए बोलता है एग्जैक्टली यही तो, ऐसा होने के लिए तुम्हें सच में बहुत बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा। इसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, लेकिन मैथ्यू का ध्यान तो क्लास में बिल्कुल भी नहीं था। वो वहाँ बैठा अभी भी जिनके बारे में ही सोच रहा था कि कल उन्होंने क्या क्या किया। सोचता है कि जब उसने जिनसे पूछा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना नाम बताओ, इस पर वो पहले तो कुछ सोचता है और फिर स्माइल करते हुए से बोलता है कि तुम मुझे जिन बुला सकते हो। जिसे सुनकर मैथ्यू और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में प्रोफेसर उसे बुलाने लगते हैं। उन्होंने उससे कोई क्वेश्चन किया था लेकिन मैथ्यू ने तो उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं किया। जिस पर वो चिल्लाते हुए उसे बुलाते हैं कि तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्लास के बाद मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। जिनके ऐसे चिल्लाने पर मैथ्यू अपने सेंसेस में वापस आता है और यस सर बोलकर अपने बिहेवियर की वजह से उनसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर उससे बोल रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम लेक्चर के दौरान बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं लग रहे थे, और क्या तुम्हें तुम्हारा मॉडल मिल गया है। जिस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है नहीं सर अभी नहीं मिला। और प्रोफेसर उसे बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मॉडल ढूंढ लेना चाहिए, याद रखो कि जल्द ही सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम कैसे गुजर गया। अभी भी टाइम है, तुम अपनी ग्रेजुएशन पीस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि सेमेस्टर के एंड तक भी तुम उसे कंप्लीट कर पाओगे। इस पर मैथ्यू बोलता है कि सर मैं कंप्लीट कर लूँगा। जिस पर सर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई प्राइज विन करके तुम अपने करियर में कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हें अपने आर्ट पीस से कैली में मौजूद लोगों का इंटरेस्ट ग्रैब करना है। अगर तुम आर्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर ली का इंटरेस्ट हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा करने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं ओह गॉड, ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलो, तुम छोटी सी चीज़ की वजह से ऐसे ही सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अच्छा रहेगा कि जितना जल्दी हो सके तुम अपना मॉडल तलाश करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या मैं तुम्हारे लिए मॉडल ढूंढ दूँ। इस पर मैथ्यू उन्हें रोक देता है कि नहीं सर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और स्माइल करते हुए बोलता है कि ऑलरेडी मेरे माइंड में कोई पर्सन है जिसे मैं अपना मॉडल बनाना चाहता हूँ,
वो इस टाइम जिन की बात कर रहा था कि वो जिन को अपना मॉडल बनाएगा। इसके बाद सीन जिन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि इस टाइम डायरेक्टर हु से मिलने आया था। वो उनसे हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं शिनहाई कंस्ट्रक्शन से जिन चेंग वू हूँ। डायरेक्टर हु, फाइनली आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर डायरेक्टर हु स्माइल करते हुए कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। अगर सच बोलूं तो ये सुनकर कि तुम म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड हो, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती है जिसमें बाद में उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इस पर जिन ऊपर से तो स्माइल कर रहा था, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, हाँ ये काफ़ी फ़नी है, तुम ऐसा बोल सकते हो। इस पर जिन स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, हम प्रॉफिट करने का नहीं सोच रहे, बस इस पब्लिक इंस्टीट्यूट को बनाकर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं। फिर वो अपने सब ऑर्डिनेट को इशारा करते हुए बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, हम तो आपके लिए कुछ प्रिपेयर करके लाए हैं। जिस पर उसका सब ऑर्डिनेट एक बड़ा सा बैग उठाकर उसके सामने लाकर रख देता है। ऐसे ही डायरेक्टर हु उस बैग को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। इतने सारे पैसों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर जन बोलता है, मुझे पता चला था कि आप इसमें काफी इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किया है। अब क्यों ना काइंडली आप म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन के सारे राइट्स शंघाई कंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर दें। जिस पर डायरेक्टर हु बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते हैं, डायरेक्टर जिन आप तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ गए, तो क्यों ना हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। जिस पर जिन वहाँ से उठता हुआ बोलता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको मेरा दिया हुआ गिफ्ट अच्छा लगा है। जिस पर डायरेक्टर हु बोलता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं हमारी इंटरनल ऑपरेशन टीम से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करवाने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस पर जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, फिर मैं गुड न्यूज़ का वेट करूंगा। ये बोलकर वो उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो अपनी टाई को लूज करने लगता है क्योंकि उसे सफोकेटिंग फील हो रहा था, जिसे देखकर उसका सबऑर्डिनेट उसे सिगरेट ऑफर करता है। जिस पर वो उससे सिगरेट ले लेता है और स्मोक करते हुए वहाँ से जाने लगा था कि उसका सबऑर्डिनेट उससे बोलता है, बॉस अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप ठीक हैं? आपकी कंडीशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि स्मोक करते हुए जिनके हाथ कांप रहे थे, वो सोचने लगता है कि मैंने काफ़ी देर से खुद पर अच्छे से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं और खुद को नहीं रोक सकता। इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे किसी और के साथ नहीं सोना, बल्कि मुझे बस वही पर्सन चाहिए। वो मैथ्यू के फेस को याद करने लगता है कि उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। वो याद करता है कि उसी ने उससे पूछा था कि क्या वो दोबारा मिल सकते हैं। उसका नाम मैथ्यू था। मैंने पहले भी कहीं तो ये नाम सुन रखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये सोच ही रहा था कि इतने में उसे किसी पर्सन की मेमोरीज आने लगती हैं, जो कि इस टाइम ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो, तुम इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये नहीं भूल सकते। अचानक से इस मेमोरी के आने की वजह से उसके सर में पेन होने लगती है, जिस पर वो दर्द के मारे अपने सर पर हाथ रख लेता है। जिसे ऐसे पेन में देखकर उसका सब ऑर्डिनेट जल्दी से उसके पास आते हुए पूछता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? इस पर जिन रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और फिर दोबारा से खुद को संभालते हुए अपने उसी पहले वाले एटीट्यूड में आ जाता है। और फिर वहाँ से जाते हुए उन्हें ऑर्डर करता है कि मैडम चेयरवुमन को बता दो कि हमने डायरेक्टर हु को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया है, और ये भी बता देना कि उन्हें अब म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जिस पर शेंगची रिस्पेक्टफुली उसके सामने बो करते हुए बोलता है, यस बॉस हम समझ गए। वो दोबारा से बोलता है कि एक और चीज़, मुझे अभी कॉफ़ी चाहिए। जिस पर दूसरा सबऑर्डिनेट उससे पूछता है, बॉस क्या आपको यूजुअल कॉफ़ी चाहिए या आप किसी स्पेशल कैफ़े में जाना चाहते हैं? इस पर जिन बोलता है, नहीं मुझे यूजुअल वाली नहीं चाहिए, ना हम म्यूजियम के पास जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर चलें। ये बोलकर वो कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका सबऑर्डिनेट उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर सोचने लगता है, मुझे तो लगा था कि इन्हें वहाँ की कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो क्यों अब ये वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वो वहाँ खड़ा ये सोच रहा था कि इतने में जिन उसे बुलाता है कि क्या तुम ड्राइव नहीं करने वाले। इस पर वो अपने सेंसेस में आते हुए बोलता है, ओ यस बॉस मैं अभी आया। इसके बाद हम कैफ़े का सीन देखते हैं। जिस पर जिन बोलता है, नहीं मुझे यूजुअल वाली चाहिए। वो दोबारा से बोलता है, क्या तुम ड्राइव नहीं करने वाले? इस पर वो अपने सेंसेस में आते हुए बोलता है, ओ यस बॉस मैं अभी आया। इसके बाद हम कैफ़े का सीन देखते हैं।
जहाँ पर ओनर बैठकर बोल रही थी कि आज यहाँ कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, फिर भी यहाँ कोई क्यों नहीं आया। जिस पर मैथ्यू क्लीनिंग करते हुए रिप्लाई करता है, ये दिन भी बाकी दिनों की तरह ही है, यानी कि नॉर्मली भी यहाँ पर इतने कस्टमर नहीं आते। इसे सुनकर उसकी बॉस को काफी बुरा लगता है। वो टेबल पर सर रखते हुए बोलती है, तुम तो मेरे जख्मों पर नमक लगा रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में जिन और उसके सब ऑर्डिनेट्स कैफे में एंटर करते हैं। जिनको अपने सामने देखकर मैथ्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जिन को इतनी जल्दी दोबारा देख पाएगा। जिन नॉर्मली उसके पास आकर मेन्यू देखते हुए उसे ऑर्डर करने लगता है। अपने लिए ऑर्डर करने के बाद वो अपने सब ऑर्डिनेट से भी ऑर्डर करने का बोलता है, लेकिन वो दोनों तो जिनकी ऐसे बिहेवियर को देखकर थोड़ा घबराए हुए थे। वो उससे बोलते हैं, बॉस हम ऐसे ही ठीक हैं। लेकिन जिन तो उनसे बोलता है, क्या तुम बिना ऑर्डर किए ऐसे ही कैफे में बैठने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? गैंगस्टर की बात सुनकर वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और जल्दी से मेन्यू पकड़कर ऑर्डर करने लगते हैं। जिस पर कैफे की ओनर उन्हें सीट ऑफर करते हुए बोलती है, तुम लोग तो कल भी यहाँ आए थे। पर जिन उनसे बोलता है, कल मैंने जो कॉफ़ी ली थी मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा। मैं काफ़ी देर से उसे दोबारा से टेस्ट करने का वेट कर रहा था। जिसे सुनकर कैफ़े की ओनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए बोलती है, ओह माय, मुझे ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। क्यों ना तुम कभी कभी यहाँ कॉफ़ी पीने आ जाया करो। और साइड आई से मैथ्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी कभी कभी यहाँ आने का सोच रहा हूँ। आपके पार्ट टाइम का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब वो कॉफ़ी टेस्ट करता है तो उसे वो अच्छी नहीं लगती। वो मैथ्यू से बोलता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये पे बिल्कुल बेकार निकली। ऐसे एग्जैक्टली तुम किस चीज़ में अच्छे हो? जिस पर मैथ्यू से पूछता है, क्यों तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? इस पर जिन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, ये कितना डम क्वेश्चन है। और उससे बोलता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे दोबारा मिलना चाहते हो। ये बोलते हुए वो टेबल पर पड़े उसके हाथ को हल्का सा टच करते हुए सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूं जिससे ये डम पर्सन मेरे साथ मोटल में जाने के लिए कन्विंस हो जाए। ये तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा। अगर हम कैफे के रेस्टरूम में जाते हैं तो ये भी इतना बुरा आइडिया नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में मैथ्यू उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने जिनका हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था और उससे बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं पहले ही तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम कहाँ रहते हो और तुम कहाँ काम करते हो। मुझे सच में ये नहीं पता था कि क्या हम दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। वो ये बोलते हुए काफी ज्यादा सैड हो रहा था। और फिर वो जिन से पूछता है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? इस पर जिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि कौन सी फेवर? जिस पर मैथ्यू से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे मैथ्यू से अपनी बात मनवाने का एक सॉलिड रास्ता मिल चुका था। वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के मुझे इजीली वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। इस पर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना मॉडल बनाना चाहते हो? जिस पर जिन रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर पॉसिबल हो तो एक न्यूड मॉडल। इस पर जिन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, और अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो? जिसे सुनकर मैथ्यू थोड़ा घबरा जाता है और उसे बोलता है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना मॉडल बनाना चाहता हूँ। अगर पैसों की बात है तो तुम जितने चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर जिन उसके बाद काटते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत होगी? जी बोलता है, तो फिर तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और उसके क्लोज आते हुए दोबारा से बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। इसकी ये बात सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि ये ऑफर बढ़िया रहेगी। इसके बाद हम उन दोनों को कहीं ज्यादा देखते हैं। वो जिस एरिया में जा रहे थे वो एरिया देखने में काफी बेकार लग रहा था। जिन मैथ्यू के पीछे पीछे चलते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हारा स्टूडियो इस एरिया में है? जिस पर मैथ्यू बोलता है, हाँ। जिन पूछता है, तो तुम्हारा घर कहाँ पर है? जिस पर मैथ्यू बताता है कि मेरा घर रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में है, इसी वजह से मैं अपने स्टूडियो में ही रह रहा हूँ। उस एरिया को देखते हुए जिन सोचने लगता है, मुझे लगा था कि इसकी फैमिली काफ़ी रिच होगी, इस वजह से ये आर्ट मेजर के एक्सपेंसिव अफोर्ड कर पा रहा है।
लेकिन इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक ब्रोक आर्टिस्ट है। जिन उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो मैथ्यू बताता है कि मेरा कोई भी नहीं है, जिस पर जिन उस एरिया की हालत को देखते हुए सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि ये एरिया अभी भी पहले जैसा ही होगा। यह तो मुझे मेरे पास की याद दिला रहा है। वो बिल्कुल भी अच्छी मेमोरीज नहीं है और ना ही मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ। और अपने पास के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो एक बेसमेंट में रहा करते थे। जब भी बारिश होती थी तो पूरा बेसमेंट पानी से भर जाता था, जगह जगह से पानी निकलने लगता था और वो बस उस पानी को रोकने का ट्राई करते थे, कभी उसके नीचे बर्तन रखकर और कभी किसी चीज़ से उस जगह को बंद करके। वो जगह बिल्कुल ऐसे हो जाती थी जैसे कि अभी अभी वहाँ पर फ्लड आया हो। उन्हें बर्तन का यूज़ करके वहाँ से पानी बाहर निकालना पड़ता था। इस वजह से उसके सब ऑर्डिनेट्स उनसे बोलते हैं, बॉस मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आखिर कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है। और ना ही उन्हें अच्छा खाने को मिलता था। वो खाना देकर तो उनकी भूख ही मर जाती थी। और उस पूरी जगह पर बस छोटी सी ही विंडो थी जहाँ से सनलाइट अंदर आती थी। मेरे पास रहने के लिए छत थी जो कि हमें बारिश से बचाती थी। इतनी सिंपल चीज़ों के लिए भी हमें प्राइस पे करना पड़ती थी। उनकी हालत काफ़ी खराब थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी एरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। ये बात सच है कि हम लाइफ में जितना ऊपर जाना चाहते हैं उतना ही ऊंचा पैसों का ढेर लगाना पड़ेगा। उस पैसे को हासिल करने के लिए तुम्हें हर हाल में काम करने की ज़रूरत है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम खड़े खड़े डूब सकते हो। उस बिल्डिंग की शैडो में, जिस वजह से धूप हम तक नहीं पहुंचती थी और इस तरह की गंदी स्ट्रीट पर ऐसा बेसमेंट था जिसमें लाइट भी नहीं पहुंचती थी। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वो भी एक बेसमेंट के सामने खड़ा था, क्योंकि मैथ्यू का स्टूडियो भी एक बेसमेंट में ही था। पर वो स्टेयर्स के पास खड़े होते हुए पूछता है कि अब तुम और कितना मुझे नीचे ले जाना चाहते हो। जिस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है कि हमें बस थोड़ा सा ही और आगे जाना है। जिसे सुनकर जिन बोलता है, तुमने मुझे अपना मॉडल बनने का बोला है, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम्हारी स्किल बेकार निकली तो मैं तुम्हारे लिए मॉडल बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। मैं पहले ही ये बता रहा हूँ। जिस पर मैथ्यू आगे चलते हुए उसे बोलता है कि मेरा पोर्टफोलियो देखने के बाद तुम ये डिसाइड कर सकते हो। जिस पर जिन बोलता है, तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मैथ्यू बोलता है, वो मैं था जिसने तुम्हें फेवर का बोला है और अगर तुम ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दोगे तो मुझे अपने लिए कोई और मॉडल ढूंढना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो एक डोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि हम पहुंच गए। वो डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है। जिन भी डोर के पास खड़ा एक नज़र उसके स्टूडियो को देखता है और फिर वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगता है। फिर मैथ्यू उसे थोड़ा वेट करने का बोलता है कि मुझे अभी अपना फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। वो ये बोलकर फोल्डर ढूंढने लगता है, लेकिन जेन तो वहाँ पर पड़े आर्ट पीस को देखने लगता है। उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, एक्चुअली मेरा मॉडल बनने का कोई भी प्लान नहीं है। असल में तो मैं बस अपना दिल बहलाने के लिए उसके साथ खेलना चाहता हूँ। इतने में मैथ्यू ने भी वो फोल्डर ढूंढ लिया था। वो उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसे देखते हुए जिन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ करते हुए कितनी देर हो गई है। जिस पर मैथ्यू से रिप्लाई करता है कि मैं बचपन से ही स्कल्पचर्स बनाता आया हूँ। कि पोर्टफोलियो को देखते हुए जिन मन में सोचने लगता है, जब मुझे ये पता चला था कि ये स्कल्पचर मेजर में है तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसका वर्क किसी भी ए लेवल के टिपिकल स्टूडेंट की तरह होगा, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन मेरे जैसे आउटसाइडर को भी इसका काम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसके सब्जेक्ट्स ज़्यादातर मेन हैं और साथ ही साथ वो न्यूड भी हैं। इन्हें देखकर मुझे पॉवर्ड लगने की बजाय डार्क और कूल फील हो रहा है। ये सब सोचते हुए वो काफी गौर से उसके आर्टवर्क को देख रहा था। इतने में मैथ्यू उसके सामने से फोल्डर हटाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी। जिसके इस क्वेश्चन को सुनकर तो जिन उससे कुछ भी नहीं कह पाता, वो बस गौर से उसकी तरफ देखे जा रहा था और फिर वो फोल्डर को बंद करते हुए उससे पूछता है, ऐसा क्यों बोला था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा मॉडल बन सकता हूँ। जिस पर मैथ्यू बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे ये लगा कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस पर्सन के लिए मैं प्रे कर रहा था कि वो पर्सन मेरी इमेजिनेशन पर पूरा उतरे, वो उस टाइम मेरी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह से किसी चीज़ को दिल से चाहा हो और फिर उसका नाम पुकारते हुए स्लोली स्लोली उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है। वो प्यार से उसके फेस को टच करते हुए बोलता है,
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ इस तरह से बनाऊँ कि तुम हमेशा के लिए वैसे ही रहो, मैं कोई भी चीज़ चेंज ना कर सके। इस पर जीनू से पूछता है कि बस यही। मैथ्यू बोलता है कि हाँ। ये सुनकर उसे समझ नहीं लगती कि अब वो उसे क्या बोले, और फिर वो अपनी शर्ट को रिमूव करते हुए उससे बोलता है, मेरी बस एक ही कंडीशन है, जब तक मैं तुम्हारा मॉडल बनूंगा तब तक मैं तुम्हें जो भी बोलूं तुम्हें मेरे हर वर्ड को अच्छे से ओबे करना पड़ेगा। लेकिन मैथ्यू तो बिना बोले कंटिन्यूसली बस उसे घूरे ही जा रहा था। इसे ऐसे खुद को देखता देखकर वो सोचने लगता है, ये तो मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को पूरी तरह से घूर रहा है, और इसके विविड ग्रीन आईज ऐसा लगता है कि ये मुझे पूरे का पूरा निगलना चाहती हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम दोनों में से कौन किसका शिकार कर रहा है। गाइस, मेरा भी आप सभी से यही क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन किसका शिकार कर रहा है। क्यों ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जिन मैथ्यू की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, ऐसा रहेगा कि आज हम तुम्हारी आइज को कवर करके इसे ट्राई करें। ये बोलकर वो अपने पॉकेट से टाई निकालता है और आगे बढ़कर मैथ्यू के फेस से ग्लासेस उतार देता है। इसके ऐसा करने पर मैथ्यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इस पर जिन उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, आई मीन अच्छा रहेगा ना कि मैं भी थोड़ा फन करूं। ये बोलकर वो टाई से उसकी आइज को कवर कर देता है और काफी गौर से उसके फेस को देखते हुए सोचता है। एक मोमेंट के लिए ग्लासेस के बगैर इसका फेस देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि ये मेरे टेस्ट को बिल्कुल सूट करेगा, यानी कि मुझे इसके साथ खेलकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये इतना भी बुरा नहीं है। आइस कवर होने की वजह से मैथ्यू उससे बोलता है कि ऐसे आइस कवर करने के बाद मैं अपना काम कैसे करूँगा। इस पर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथ को अपनी बॉडी पर टच करके स्माइल करते हुए उससे बोलता है, तो अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। तो गाइज, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मानवा कैसा लगा, मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आप सभी इसे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।